हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। जैसा कि मैंने बताया हुआ था आपको कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो अकाउंटेंसी का सीबीएसई ने लॉन्च किया हुआ है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सीबीएसई ने भी इवन सिर्फ आंसर्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ आंसर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लियर है? तो इस वीडियो के थ्रू आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। मैंने पार्ट ए का जैसे पार्ट 3 पार्ट में पूरा का पूरा पेपर डिवाइडेड है, जिसमें से पार्ट ए तो कंपलसरी है आपका। पार्ट 2 और पार्ट 3 में ऑप्शन है, क्योंकि जो बच्चे ने कंप्यूटर अकाउंटिंग लिया हुआ है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, वो पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, और जिन लोगों ने फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लिया हुआ है वो पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 का मैं वीडियो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। पार्ट ए का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको। आप हमारी चेकलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी चेक कर लो, तो वहाँ पे भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 का ए में, जहाँ पे अगेन 2 सेक्शन है आपके। पार्ट ए में आपके 3 सेक्शन थे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस थे, 34 क्वेश्चंस थे वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ आपको 11 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए से करना है और 6 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, एक असर्शन है और एक दूसरा रीज़न है। असर्शन क्या है? द फोकस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व्स अराउंड मैनेजिंग द ऑपरेशन साइकिल ऑफ द बिजनेस। जी हाँ, सही बोल रहा है ये तो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोलता है? अगला पॉइंट बोल रहा है इट इज़ बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज रिक्वायर्ड टू असर्टेन द लिक्विडिटी ऑफ द एसेट्स एंड द अर्जेंसी ऑफ द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। चलिए, बहुत बढ़िया बात बोला यहाँ पे। अब देखते हैं क्या है ऑप्शन। ठीक है, ए एंड बी आर द ट्रू बट आर इज़ नॉट। नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। आर ने तो बड़ी बढ़िया से एक्सप्लेन किया। देखिए पॉइंट क्या लिखता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या लिखता है कि जो फोकस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व्स, वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट हम लोग चेक करते हैं कि यार वर्किंग कैपिटल मेरे को कितना चाहिए। और वर्किंग कैपिटल का बच्चों मतलब क्या होता है बेसिकली, मैं आपको बता दूं तो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स मतलब वो शॉर्ट टर्म पैसे जो आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएंगे, और करंट लायबिलिटीज मतलब वो अमाउंट जो कि आपको विद इन 1 ईयर पे ऑफ करना है। तो जो पैसा मिल जाएगा और जो आपको पे ऑफ करना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बच्चों आपके लिए क्या हो जाएगा? आपके लिए वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन ये बताएगा आपको। अराउंड मैनेजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल, अब ये ऑपरेटिंग साइकिल को मैनेज करने के लिए होता है। बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कितना पैसा आएगा 1 साल में, नेट अमाउंट, वो आपका वर्किंग कैपिटल बताएगा। ठीक है, कि कितना आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने से प्लान करते हो, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल को मैनेज करने में हेल्प करेगा। अगला पॉइंट इसमें क्या बोलता है कि दिस इज बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज रिक्वायर्ड टू असरटेन द लिक्विडिटी ऑफ द एसेट्स। लिक्विडिटी ऑफ द एसेट्स, ये आपको क्या बोलेगा कि आपकी जो एसेट्स है वो कितने टाइम में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि करंट एसेट्स, और कितने टाइम में आपको पेमेंट करना है। ये चीज़ें आपको मैनेज करने में ये ऑपरेटिंग साइकिल आपको हेल्प करेगा। तो मैं इसको बोलूँगा कि ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ए और आर दोनों सही तो है, और साथ ही साथ आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। ट्रेडिशनल कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखता है। तो लिक्विडिटी रेशियो दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दिया हुआ है, कंपोजिट रेशियो दिया हुआ है, सॉल्वेंसी रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ट्रेडिशनल मतलब वो जो पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे उस टाइम में, मतलब पहले क्या होता था, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, वो प्रॉफिट या लॉस रेशियो निकाल लिया कि नेट प्रॉफिट रेशियो ये हो गया, मेरा समझ में आ गया। बैलेंस शीट हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे, फिर उसके बाद में कंपोजिट रेशियो कुछ मिला जुला के 1-2 रेशियो कैलकुलेट कर लिया, बस कहानी खत्म। बस कंपोजिट रेशियो मतलब मिला जुला के 2-3 रेशियो 1-2 रेशियो कैलकुलेट कर लिया, बस इतने में हम लोग हो जाते थे कि नहीं यार हमने बहुत मेहनत की अकाउंट बनाने में, ये सब चीज़ें कर ली। लेकिन अब आपको तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। आपको सॉल्वेंसी रेशियो अलग से कैलकुलेट करना है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अलग से कैलकुलेट करना है, और आपको लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जितने भी मैंने ब्लू कलर से टिक किए ये सब आपके जो आपके मॉडर्न टेक्निक्स है उसमें आ जाएंगे। लेकिन ट्रेडिशनल वाले में ये प्रॉफिट एंड लॉस आपने बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, और 1-2 रेशियो कैलकुलेट कर लिए, बस कहानी खत्म। इतने में आप अपने आप को बहुत ही बब्बर सेठ समझने लगते थे कि यार नहीं मेरा हो गया बस। ठीक है, लेकिन अब इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो मैं अगर ट्रेडिशनल की बात करूँ तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 44 के सामने देखिए क्या लिखता हुआ है,
द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रेशियोज प्राइमरी मेजर रिस्क। कौन सा रेशियो रिस्क मेज़र करता है? तो ये सब चीज़ें आपकी रिस्क मेज़र करेंगी। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब आपके लिए रिस्क मेज़र करेंगी। कैसे? लिक्विडिटी ये बताता है कि आपको एटलीस्ट कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा कि आपके पास आप अपने लाइबिलिटीज़ का पे ऑफ कर पाओ, यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करेगा और ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ये दोनों सॉल्वेंसी चेक करते हैं, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करता है। उसके बाद आपका आ गया प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी आपको बताता है कि आप कितने प्रॉफिटेबल हो, इंडस्ट्री के हिसाब से चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, या आपको कहीं और मेहनत करना है, ये सब चीज़ें ये बताएगा। अच्छा, एक बचा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो तो आपकी ऑपरेटिंग बताता है कि आप कैसा काम कर रहे हो, ठीक है, वो आपका रिस्क नहीं बताता है, वो आपकी ऑपरेटिंग बताता है कि आपका बिजनेस ऑपरेशन कैसा चल रहा है। अगेन अगला क्वेश्चन क्या है? 45 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट है? द रेशियो इज अर्थमेटिकल रिलेशन ऑफ वन नंबर टू अनदर, ठीक है। लिक्विड रेशियो इज नोन एज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, ये तो एकदम सही बोल रहा है, ये भी एकदम सही बोल रहा है यार। आइडियल एक्सेप्टेड करंट रेशियो, ये तो गलत बात है, 2:1 होता है वो। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन आउटसाइडर्स फंड एंड शेयर होल्डर्स फंड। देखो यार, बात तो इसमें सही बोलता है। अब देखते हैं आगे क्या क्या बोल रहा है। तो देखिए क्या लिखता है, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। ये तो आपका थर्ड वाला गलत था, ठीक है। तो मैं इसमें क्या बोलूँगा, करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है आपका सही है, बाकी सब आपके गलत है, मतलब थर्ड वाला पॉइंट गलत है, इसको छोड़ दिया तो बाकी सब आपके लिए सही है। आउटसाइडर फंड यानी कि डेब्ट हो गया, शेयर होल्डर्स फंड मतलब कि इक्विटी हो गया, तो आप उसके बीच में ही तो रेशियो निकालते हो। देन उसके बाद आपका क्या है 46 में देखिए क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हम सेम ईयर में रह करके एनालिसिस करते हैं, हम सेम ईयर में रह करके एनालिसिस करते हैं। अगर मैं बात कर लूँ कॉम्परेटिव की, तो वो ईयर बाय ईयर एनालिसिस करता है, तो वर्टिकल में नहीं आएगा बच्चों, वो हॉरिजेंटल आएगा। और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का एक दूसरा नाम भी होता है हॉरिजेंटल एनालिसिस, या टाइम सीरीज एनालिसिस भी उसको बोलते हैं, तो वो आपका इसमें नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका रेशियो एनालिसिस हो जाएगा और कॉमन साइज एनालिसिस हो जाएगा। ये दोनों आपके सेम ईयर के डेटा को लेके कंपैरिजन करते हैं या एनालिसिस करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट एंड 3 हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 है, 47 ठीक है। आपको यहाँ पे कॉलम मैच कराने हैं शेड्यूल 2 के हिसाब से। देखिए क्या क्या लिखता है। सबसे पहले तो आपका लूज टूल्स, तो लूज टूल्स आपका इन्वेंट्री का पार्ट होता है बच्चों। फिर उसका बाद पेटेंट है, तो पेटेंट जो रहेगा वो आपका इंटेंजिबल में चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को मैं अदर करंट असेट्स में फिट करूंगा। डिबेंचर्स आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में चला जाएगा। मशीनरीज आपके टेंजिबल फिक्स एसेट्स में चले जाएंगे। तो मैं अगर बोलूँ यहाँ पे अगर लिख दूँ आपके लिए सिंपल, अगर मैं कर दूँ चीज़ों को, तो 1 का जो है वो डी हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा, 2 का आपका ए हो जाएगा, फिर आपका जो प्रीपेड है वो आपका बी हो जाएगा, फिर डिबेंचर के लिए आपका 4 हो जाएगा, सी यानी कि मशीनरी के लिए ई। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए, आपको कहीं मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो यहाँ पे ये देखिए सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको ये मिल रहा है। ठीक है, 1 का डी हो गया, 2 का ए हो गया, 3 का बी हो गया, सी और ई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा इसमें बच्चों आप पूछ सकते हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन में एक बार बता दीजिए। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 48 48 क्या बोलता है, विच रेशियो इंडिकेट द प्रपोर्शन ऑफ एसेट्स फिनांस्ड आउट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। तो इसको मैं बोलूँगा प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो ये बताता है कि आपका शेयर होल्डर का पैसा कितना लगा हुआ है। उसमें आपका फॉर्मूला यही होता है, इक्विटी अपॉन एसेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला रहता है, उसमें आप प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करते हो। तो ये बताता है कि टोटल एसेट्स में इन लोगों का पैसा यानी कि इक्विटी वालों का पैसा कितना लग रहा है। अब मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, आई थिंक इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स होता है या टोटल एसेट्स अपॉन इक्विटी होता है। एक बार आप अपना बुक से इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो भी होता है यही दोनों चीज़ें होती हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो में ये चीज़ एग्जैक्ट हम पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 सेक्शन बी पार्ट 2 का सेक्शन बी। यहाँ पे अगेन आपको 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे ऊपर, ये सब थ्योरेटिकल थे मैक्सिमम। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन वो आपको देगा। तो इधर टोटल सेल इज 2,50,000 एंड द क्रेडिट सेल इज 25,000, 25% ऑफ द कैश सेल।
द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। तो सबसे पहले आप कैश सेल को क्या कर लीजिए, एक्स बोल दीजिए, ठीक है। तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा उसका 25%, या मैं बोल सकता हूँ x/4 हो जाएगा, ठीक है। तो x/4 प्लस x इक्वल्स टू 2,50,000, x प्लस x/4 इक्वल्स टू 2,50,000, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 5x/4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो x की वैल्यू 2 लाख आ जाएगी, लेकिन आपसे पूछ रहा है क्रेडिट सेल, आपसे क्वेश्चन में पूछता है क्रेडिट सेल, तो बस इसी का 25% आप निकाल लीजिए, इसका 25% हो जाएगा आपका 50,000 रुपीज़। आप इसका 25 कैलकुलेट कर दीजिए, या फिर आप इसका x/4 कर दीजिए, तो भी आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों सीन में आपका आंसर जो आने वाला है वो ए आएगा, 50,000 रुपीज़। क्लियर, आई होप सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इफ द इट्स एवरेज इन्वेंट्री इज 80,000 रुपीज़, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री आपको 80,000 लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए आइए देखते हैं और क्या क्या है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम। पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि सर ITR इक्वल्स टू COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बहुत जगह पे इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखता है, तो नो डाउट आप इसको लिख सकते हैं। फिर एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर आप बोलूँ तो मैं अगर आपको बोलूँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो रहेगा वो इस क्वेश्चन के हिसाब से एवरेज इन्वेंट्री इनटू ITR दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4,80,000 मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ। आई होप कि किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये मैंने लिख दिया। एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 25% अबव द कॉस्ट। जो सेलिंग प्राइस है इसका 25% प्लस कर दीजिए, तो इसका 25% आई थिंक 1,20,000 आएगा, और सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया 60,000 रुपीज़, सॉरी 6 लाख रुपीज़, और प्रॉफिट जो है वो आपका 1,20,000 है। तो करेक्ट आंसर आपका 1,20,000 हो जाएगा। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में एक बार मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कमेंट कर सकते हो कि सर ऐसा ऐसा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या लिखता है, विच स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्या लिखता है देखते हैं। व्हेन ऑल द कॉम्परेटिव फिगर इन द बैलेंस शीट आर स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ द टोटल, इट इज टर्म एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। तो मैं अगर आपको बोलूँ तो ये तो कॉमन साइज में होता है बच्चों, ये तो क्या होता है, ये कॉमन साइज में होता है। When all the comparative figure in a balance sheet is stated as a percentage of total, तो ये तो कॉमन साइज में होता है, तो ये फॉल्स है आपका, ये भी फॉल्स है आपका। When the financial statement of several year are analysis is a term as vertical, नहीं नहीं नहीं, इसको तो हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, comparative statement बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज टाइम सीरीज एनालिसिस। ना जी ना, इसको ऐसा नहीं बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल को टाइम सीरीज बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो हॉरिजॉन्टल वाले को टाइम सीरीज बोलते हैं ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा, वेट एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो ये आपका तीनों का तीनों जो है वो गलत है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, असर्शन दिया है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज द प्रॉफिट। ना जी ना, गलत बोल रहा है ये तो, इन्होंने ये बात तो गलत नहीं सही बोल रहा है, एक सेकंड, सॉरी सही बोल रहा है। अगर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू इंक्रीज करता है तो आपकी प्रॉफिट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपना बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट याद करिए तो आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो और यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। तो जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा इधर का आइटम, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट भी तो इतना बढ़ जाएगा इधर से, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ाते हो तो प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा। इंक्रीजिंग द चलिए, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ जी हाँ, सही बात है ये, हाँ जी हाँ सही बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं। अगर इसकी इंक्रीज्ड वैल्यू माइनस होगी तो क्लोजिंग आपका जो कॉस्ट आएगा वो कम आएगा, ठीक है तो दोनों सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो मैं यहाँ पे इसको ए में बोलूँगा। क्लियर, तो मैं इसको करेक्ट आंसर ए बोल दूँगा इसका। अगला क्वेश्चन,
53, ठीक है। अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट अ फेवरेबल पोजीशन, एकदम गलत बात है। हाई ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कि आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके लिए फेवरेबल पोजीशन नहीं है। हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स अ हाई मार्जिन, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलता है तो समझ में आता, तो दोनों गलत है। मैं इसको बोलूँगा सी, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 54, तो 54 में अगर आप देखिए तो क्या बोलता है, करंट रेशियो आपका दिया हुआ है 2.5:1 विच इज़ वेरी गुड। अकाउंटेंट वांट टू मेंटेन इट 2.1, अरे 2:1, ठीक है। तो क्या क्या वो कर सकता है, ही कैन रीपे बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल वो चाहे तो रीपे कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है, ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ही कैन टेक अ शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसके पास ऑप्शन है। तो मैं बोलूँ तो वो आपका, एक सेकेंड, हाँ, तो वो उसको मैं बोलूँगा तो आपका 2 और 3 जो रहेगा ये आपके लिए करेक्ट रहेगा। 2 और 3 करेक्ट कैसे रहेगा कि अगर वो चाहे तो गुड्स क्रेडिट पे परचेस कर सकता है, यानी कि उसकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, और उसके साथ साथ उसका, देखिए है क्या चीज़ें बता दूँ आपको 2.5/1 से चीज़ को कन्वर्ट करना है 2/1 से, ठीक है। और जितने भी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इम्पैक्ट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना होगा कि हम लोग क्या करें, दोनों चीज़ को इंक्रीज़ करें, तब जाके वो क्या होगा, आपका 2 बनेगा। अगर डिक्रीज़ कर देंगे तो ये आपका रेशियो और इंक्रीज़ कर जाएगा, 2.5 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, बाकी 2 ऑप्शन में इंक्रीज़ कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपका 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, अ कंपनी हैज़ एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 8 मंथ, ठीक है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल है 8 मंथ। इट हैज़ अकाउंट्स रिसीवेबल अमाउंटेड टू 1 लाख रुपीज़, आउट ऑफ विच 60,000 हैव मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 11 मंथ। क्लियर है, कोई बात नहीं। हाउ वुड दिस इन्फॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, ठीक है। देखिए भले ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा, लेकिन 12 मंथ फिर चेक करते हैं, 12 मंथ से ज़्यादा तो नहीं है। 12 मंथ से अगर ज़्यादा रहेगा तो हम उसको लॉन्ग टर्म वाला बोल देंगे, ठीक है, नॉन करेंट बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसको करेंट ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा आपका 1 लाख करंट एसेट्स ही ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये मेरा पोर्शन नहीं है, सॉरी बच्चों, मेरे को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उस पर आपका एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं जाऊँगा, ठीक है। ऑल्दो ऑप्शंस आपके पास में दिए हुए हैं, वो पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, और आप सीबीएसई की वेबसाइट से भी जाके देख सकते हो, वहाँ से आप अपने आंसर्स को मैच करा सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप मेरे से एक बार कंसर्न कर सकते हो। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।